भारत का स्वतंत्रता संग्राम। वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। अल्फांसो द अलबुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुरी शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर अपने अधिकार में कर लिया। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का क्रम पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसी है। मतलब सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेन आए और फिर फ्रांसीसी आए। पुर्तगाली 1498 ईस्वी में आए, कोचीन फैक्ट्री बनाया इन्होंने। और अंग्रेज 1600 ईस्वी में आए तो सूरत में 1613 ईस्वी में फैक्ट्री बनाया। और डच 1602 में आए, मुसलीपट्टम में 1605 में इन्होंने बनाया। डेनिश 1616 में आए, ट्रांकेबार 1620 में बनाया। फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में, सूरत 1668 ईस्वी में आए। भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 ईस्वी में आए तथा सबसे अंत में 1961 में वापस गए। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी डचों ने आरंभ की। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोच्चि में फोर्ट विलियम्स का निर्माण कराया था। 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़ की स्थापना की। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मछलीपट्टम अथवा मछलीपट्टम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना था। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को बम्बई उपहार में दिया गया, जिसे उन्होंने 1668 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। लुई 14वें के मंत्री काल्बर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देश इंडीज ओरिएंटलेस कहा गया। मुर्शीद कुली खां बंगाल का प्रथम स्वतंत्र सूबेदार था, जिसे मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त किया गया था। अली वर्दी खान ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की तथा कहा कि यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वो शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो वो काट काट कर मार डालेंगे। ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के समय में हुई थी। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया। इलाहाबाद की संधि अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद अब प्रयागराज में रखा गया। 12 अगस्त 1765 के अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले कंपनी द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए प्रतिवर्ष पेंशन के रूप में दिया जाना था। सरदार के एम पनिक्कर ने कहा कि 1765 से 1772 ईस्वी तक कंपनी ने बंगाल में डाकुओं का राज्य स्थापित कर दिया। रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकुर चकिया मिसल के मुखिया महा सिंह के घर हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई। रणजीत सिंह ने 1818 ईस्वी में मुल्तान, 1819 में कश्मीर और 1834 ईस्वी में पेशावर को जीत लिया। महाराजा दिलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। दिलीप सिंह का निधन अक्टूबर 1893 में पेरिस, फ्रांस में हो गया था। इनकी अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुई थी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी में हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी के दौरान हुआ। हैदर अली ने निज़ाम तथा मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक मोर्चा बनाया। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया एवं यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना।
तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 का अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792 द्वारा हुआ। टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारा गया। 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया। इसे इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी एवं बीसवेदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से भी जाना गया। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे, जिन्होंने सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया। यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम तथा कुर्ग, आधुनिक कर्नाटक का एक भाग में लागू की गई। महलवाड़ी पद्धति में भू राजस्व व्यवस्था कृषक के साथ नहीं बल्कि प्रत्येक ग्राम अथवा महल जागीर का एक भाग के साथ स्थापित की जाती थी। महलवाड़ी पद्धति उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत तथा पंजाब में कुछ परिवर्तनों के साथ लागू की गई, जिसके अंतर्गत कुल ब्रिटिश सरकार के भू क्षेत्र का 30% हिस्सा शामिल था। दादा भाई नौरोजी ने अपने लेखों इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया, द वाइन्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया तथा ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया के माध्यम से सब अपने अपवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दादा भाई नौरोजी 1825 से 1917 ने 1865 ईस्वी में WC बनर्जी के साथ मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया। 1892 ईस्वी में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे। गवर्नर जनरल एवं उनकी नीतियाँ। वारेन हेस्टिंग्स 1772 से बंगाल में दैव शासन का अंत। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 स्थायी बंदोबस्त। लॉर्ड वेलीजली 1798 सहायक संधि। विलियम बेंटिक 1829 सती प्रथा पर रोक। लॉर्ड डलहौजी 1856 राज्य हड़प नीति। लॉर्ड रिपन 1882 ईस्वी स्थानीय स्वशासन। लॉर्ड डफरिन 1885 कांग्रेस की स्थापना। लॉर्ड कर्जन 1905 बंगाल विभाजन। 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ से हुआ था। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी था। बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह की रहनुमाई की। रानी लक्ष्मीबाई, मूल नाम मणिकर्णिका, का जन्म 19 नवंबर 1835 को गोलघर में हुआ था, जो वर्तमान में वाराणसी में है। 14 वर्ष की उम्र में लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ हुआ। लखनऊ अवध में विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। उन्होंने अपने अल्पवयस्क बेटे बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किया तथा प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहब नाना धोंदो पंत को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई। अजीमुल्ला खां नाना साहब के सलाहकार थे। तात्या टोपे 1814 से 1859 को रामचंद्र पांडु रंग के नाम से भी जाने जाते हैं। 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शहादाबाद जिले, वर्तमान में भोजपुर जिले से संबंधित थे। आउआ के ठाकुर कुशल सिंह ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में 1857 के विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया। मौलवी अहमदुल्ला ने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें बाहर से खदेड़ दो। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिन 1856 से 62 तक था। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल का सर ने जॉन बेनेट हैरिस 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिन 1856 से 1862 तक था। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हैरिस कमांडिंग ऑफिसर थे। 1857 की क्रांति के भारतीय सेनापति जगदीशपुर स्थान से कुंवर सिंह थे। लखनऊ बेगम हजरत महल थी। कानपुर से नाना साहिब एम तात्या टोपे थे। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी। दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय थे। इलाहाबाद से लियाकत अली थे। बरेली से खान बहादुर खान थे। सर जेम्स आउट्रम एम
टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया है। वी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इस विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। 1857 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन एस सेन थे, जिनकी पुस्तक 1857 वर्ष 1957 में प्रकाशित हुई थी। सर सैयद अहमद खां द्वारा लिखित पुस्तक असबाब ए बगावत ए हिंद 1859 ईस्वी में प्रकाशित हुई, जिसमें 1857 के विद्रोह के कारणों की चर्चा की गई थी। 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा थी। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा उद्घोषित की गई। इसमें भारत में कंपनी के इसमें भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह 1859 से 60 ईस्वी में हुआ। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी में, संथाल विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी में तथा पबाना उपद्रव 1873 से 76 ईस्वी में हुआ। नील बागान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया है। वंदे मातरम गीत बंकिमचंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध कृति आनंद मठ से लिया गया। इस उपन्यास का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 ईस्वी में भगत जवाहर मल द्वारा की गई, जिन्हें मुख्यतः सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था। इनका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था। पागल पंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसे उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था। फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी सराइदौला द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। खोंद जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वे वस्तुतः स्वतंत्र थे। इन्होंने 1837 ईस्वी से 1856 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह का नेतृत्व 1831 से 32 ईस्वी में बुद्धू या बौद्धो भगत ने किया था। 1855 ईस्वी में संथालों के भागलपुर क्षेत्र के भगनीडीह तालुके में विद्रोह कर दिया था। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के उत्तर में स्थित रंपा पहाड़ी क्षेत्र में हुआ। आदिवासियों का यह विद्रोह साहूकारों के शोषण और वन कानूनों के विरुद्ध हुआ। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1999 के बीच हुआ। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। 1895 ईस्वी में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया। मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा को उल गुलान महान हलचल और इनके विद्रोह को उल गुलन महाविद्रोह के नाम से जाना जाता है। ठक्कर बापा ने जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। ठक्कर बापा ने आदिवासी शब्द बोला। हौज हो विद्रोह 1820 से 21 ईस्वी में हुआ था, जिसका केंद्र बिहार का संथाल परगना था। खैरवार आदिवासी आंदोलन भागीरथ माझी के नेतृत्व में 1874 ईस्वी में हुआ था। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में वर्ष 1921 में हुआ था। अहोम विद्रोह 1828 से ईस्वी में प्रारंभ हुआ और इसके नेता गोमधर कुंवर थे। ताना भगत आंदोलन का प्रारंभ उरांव आदिवासियों के मध्य वर्ष 1914 ईस्वी में छोटा नागपुर में हुआ था। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जतरा भगत, बलराम भगत तथा देवमेनिया भगत आदि थे। कुकी विद्रोह 1917 से 19 मणिपुर एवं त्रिपुरा में कुका विद्रोह 1840 से 72, पंजाब में पौना विद्रोह 1873 से 76 बंगाल में हुआ था। महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाले पहले जनजातीय नेता जदोनाग जोड़ानाग थे। जदोनाग जोड़ानाग मणिपुर के नागा जनजाति के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी थे। 1781 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। इसके प्रथम प्रमुख मौलवी मुइज़ उद्दीन थे। इस मदरसे में
फारसी, अरब और मुस्लिम कानून पढ़ाया जाता था। 1791 ईस्वी में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्नों के फलस्वरूप बनारस में एक प्रथम संस्कृत कॉलेज खोला गया। पेरिस के रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के सदस्यता माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई थी। वारेन हेस्टिंग्स के काल में चार्ल्स विल्किंस ने भागवत गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद किया, जिसकी प्रस्तावना स्वयं वारेन हेस्टिंग्स ने लिखी थी। सर विलियम जोन्स वारेन हेस्टिंग्स के समय कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए। विलियम जोन्स की प्रेरणा पर 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई एवं ये स्वयं इसके सभापति नियुक्त हुए। राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई। 15 अगस्त 1906 को सद्गुरु दास बनर्जी द्वारा राष्ट्रपति शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। सैडलर आयोग शिक्षा से संबंधित था। डॉक्टर एम सैडलर, जो लीड्स विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे, इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए। सैडलर आयोग के सदस्य 2 भारतीय, डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद भी थे। मैकाले ने भारत में शिक्षा हेतु अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया था। भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित था। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र मिनट से पड़ी। मैकाले ने भारतीय रीति रिवाजों के लिए अपने तिरस्कार इन शब्दों में व्यक्त किया: यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक 1828 से 35 तक के शासनकाल में 7 मार्च 1835 ईस्वी को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहे जाने वाले 1854 के चार्ल्स वुड के डिस्पैच को आधार बनाकर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई की स्थापना 1857 ईस्वी में की गई। डी.के. कर्वे के प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। डी.के. कर्वे ने विधवाओं के उत्थान के लिए विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की भी स्थापना की। 1896 ईस्वी में डी.के. कर्वे ने पूना में विधवा गृह की स्थापना की। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना 1880 ईस्वी में मूलतः न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ के साथ पुणे में ही की गई तथा 1884 ईस्वी में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी औपचारिक रूप से गठित की गई। 1817 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने डेविड सेहेयर एवं अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की। मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में, अजमेर में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में हुई थी। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। 1780 ईस्वी में जे.के. हिक्की ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित करना आरंभ किया था। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1799 ईस्वी में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बिठा दिया तथा समाचार पत्रों का प्रक्षेपण अधिनियम पारित किया। लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अथवा देसी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दे दी। पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय बाल गंगाधर तिलक थे। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास ने शुरू किया। इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कलकत्ता बंगाल से होता था। इंडियन मिरर की स्थापना 1861 का श्रेय देवेंद्र नाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष को जाता है। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने 1868 ईस्वी में कलकत्ता में की। गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन 1862 ईस्वी में शुरू किया, जिसे 1879 ईस्वी में एस.एन. बनर्जी ने ले लिया था। प्रारंभ में केसरी के संपादक आगरकर थे। बाद में केसरी और मराठा पत्रों का संपादन तिलक द्वारा किया गया। बंगला साप्ताहिक सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन 1858 ईस्वी में ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने प्रारंभ किया था। फ्री प्रेस जर्नल एक न्यूज़ एजेंसी थी। महत्वपूर्ण संगठन आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय 1815 में किया। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय 1828। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर 1839। प्रार्थना सभा डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग 1868। आर्य समाज
स्वामी दयानंद सरस्वती 1875, थियोसाफिकल H.P. ब्लैत्स्की 1875, सोसाइटी कर्नल आलकाट 1875, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद 1897, सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले 1873, फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस 1939, स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू 1929, होम रूल लीग एनी बेसेंट व तिलक 1916, आदि ब्रह्म समाज देवेंद्र नाथ टैगोर 1866, भारतीय संघ सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1876, मुस्लिम लीग आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां 1906, खिलाफत आंदोलन अली बंधु 1919, वर्ष 1931 में दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन की स्थापना की। इसका प्रकाशन पटना से होता था। स्वदेश वाहिनी तथा अथवा स्वदेशाभिमानी के संपादक रामकृष्ण पिल्ले थे। गांधी जी ने साप्ताहिक समाचार पत्रों के रूप में हरिजन अंग्रेजी में, हरिजन बंधु गुजराती में, हरिजन सेवक हिंदी में प्रारंभ किए। अबुल कलाम आज़ाद ने वर्ष 1912 ईस्वी में उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल का प्रकाशन प्रारंभ किया। कौमी आवाज़ नामक उर्दू अखबार का प्रकाशन वर्ष 1945 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू तथा रफ़ी अहमद किदवई द्वारा लखनऊ से प्रारंभ किया गया। राष्ट्र गुफ्तार नामक पत्र दादा भाई नौरोजी से संबंधित है। भारत के लिए स्वशासन की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र निकाला था। कामिनवेल मद्रास में प्रकाशित अंग्रेजी पत्र था जिसकी संपादिका एनी बेसेंट थी। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युग दूत कहा गया है। हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म सभा के नाम से एक नए समाज की स्थापना की, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज। देवेंद्र नाथ टैगोर ने राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रसार के लिए 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर। मुगल बादशाह अकबर सेकंड ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि के साथ अपने दूत के रूप में 1830 ईस्वी में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में ही 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई। 1833 में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई, जहां उनकी समाधि स्थापित है। शारदा मणि मुख्योपाध्याय, जिन्हें शारदा देवी के नाम से जाना जाता है, उनका विवाह 23 वर्षीय रामकृष्ण परमहंस के 5 वर्ष की उम्र में 1859 ईस्वी में हुआ था। मूल शंकर स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात की मोरबी रियासत काठियावाड़ क्षेत्र के एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। दयानंद सरस्वती मूल शंकर ने अप्रैल 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद ने की, जिसका मुख्य उद्देश्य था प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना। 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया। शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास के चलते स्वामी जी पुनः वेदों की ओर चलो का नारा दिया। वेदों की ओर चलो का नारा 1877 में ही दिया गया। सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बम्बई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की। 1873 सत्य शोधक समाज की स्थापना। राधा स्वामी सत्संग आंदोलन की स्थापना 1861 ईस्वी में आगरा के एक महाजन या बैंकर तुलसीराम, जो शिवदयाल साहब या स्वामी जी महाराज के नाम से लोकप्रिय थे, ने की। महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख 1823 से 92 ईस्वी लोक हितवादी के रूप में प्रख्यात रहे। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम अभियान का नेतृत्व विष्णु परशुराम शास्त्री पंडित ने किया। 1891 ईस्वी का सम्मति आयु अधिनियम बहराम मालाबारी के प्रयासों से पारित हुआ था। 1856 ईस्वी के हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, हिंदू विडो रीमैरेज एक्ट द्वारा विधवाओं के पुनर्विवाह को कानून संगत बनाया गया। सती निषेध रेगुलेशन लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय 1829 ईस्वी में बनाया गया था। ईश्वर चंद्र
विद्यासागर के प्रयासों के फलस्वरूप 26 जुलाई 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। लॉर्ड एलन बरो के काल में 1843 के एक्ट 5 में गुलामी दास्ता को गैर कानूनी बताया गया। केशव चंद्र सेन ने 1872 ईस्वी के नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेटिव मैरिज एक्ट से लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष तथा लड़कों के लिए न्यूनतम 18 वर्ष निर्धारित की गई। इसे ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहा जाता है। ब्रह्म विवाह अधिनियम नेटिव मैरिज एक्ट को कहा जाता है। शारदा अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु सीमा 14 वर्ष एवं लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला मैडम HP ब्लोट्स्की, अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अल्काट विलियम क्वाइन जज एवं अन्य द्वारा 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की गई थी। इस सोसाइटी के संस्थापकों ने 1882 ईस्वी में मद्रास के पास अड्डार नामक स्थान पर सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया, जो बाद में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बना। राणा डे के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले ने वर्ष 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के 21वें अधिवेशन, जो वर्ष 1905 में बनारस में हुआ था, की अध्यक्षता की। गोखले महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु थे। प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत हेस्टिंग्स ने सर्वप्रथम 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेशानुसार बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति की घोषणा की और सरकारी खजाने का स्थानांतरण मुर्शिदाबाद से कलकत्ता कर दिया। वारेन हेस्टिंग्स को 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1833 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। 15 जनवरी 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स 1774 से 1785 ईस्वी में थे। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से वारेन हेस्टिंग्स तथा वेलीजली संबंधित थे। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। कॉर्नवालिस ने कानून की विशिष्टता का नियम दिया, जो इससे पूर्व नहीं था, भारत में लागू किया। कॉर्नवालिस को भारतीय नागरिक सेवा का जनक कहा जा सकता है। भारतीय नागरिक सेवा का जनक कॉर्नवालिस को कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपने न्यायिक सुधारों को 1793 ईस्वी तक अंतिम रूप देकर उन्हें कॉर्नवालिस संहिता के रूप में प्रस्तुत किया। कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका तथा पटना में 4 प्रांतीय न्यायालयों की स्थापना की गई। यह सुधार प्रसिद्ध सिद्धांत शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित था। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 ईस्वी एवं 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी। यहीं पर इसकी कब्र स्थित है। बसीन की संधि दिसंबर 1802 में पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव सेकंड था। लॉर्ड वेलेजली द्वारा विशिष्ट रूप से परिवर्तित सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्य थे हैदराबाद 1798 तथा 1800 ईस्वी, मैसूर 1799, तंजौर अक्टूबर 1799, अवध नवंबर 1801, पेशवा दिसंबर 1802, बारार के भोसले दिसंबर 1803, सिंधिया फरवरी 1804, जोधपुर, जयपुर, मच्छेरी, बूंदी तथा भरतपुर। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स के गवर्नर जनरल काल 1813 से 1823 के मध्य में हुआ था, जो कि सांगोली की संधि से समाप्त हुआ। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया। 1889 ईस्वी में घोषणा द्वारा बंगाल से दासों का निर्यात बंद कर दिया। 1843 ईस्वी में पूरे ब्रिटिश भारत में दास्ता को अवैध घोषित कर दिया पूरे ब्रिटिश ने 1843 में। विदेशों में भारतीय क्रांतिकारी संगठन थे। इंडिया हाउस 1904 ईस्वी लंदन स्थान था। श्यामजी कृष्ण वर्मा इसके संस्थापक थे। अभिनव भारत 1904 लंदन
बी.डी. सावरकर इसके संस्थापक थे। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1907 अमेरिका तारकनाथ दास संस्थापक। इंडियन इंडिपेंडेंस व लीग एंड गवर्नमेंट 1915 काबुल राजा महेंद्र प्रताप। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1942 टोक्यो रास बिहारी बोस इसके संस्थापक थे। भारतीय दंड संहिता की स्थापना 1861 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई थी। आउट्रम की रिपोर्ट को ही फरवरी 1856 ईस्वी में अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया था। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 ईस्वी में भारत के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 को उसका अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया। डलहौजी के व्यापगत के सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए प्रदेश सतारा 1839 ईस्वी, जैतपुर एवं संभलपुर 1849 ईस्वी, बघाट 1850 ईस्वी, उदयपुर 1852 ईस्वी, झांसी 1853 ईस्वी, नागपुर 1854 ईस्वी तथा करौली 1855 ईस्वी थे। प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बम्बई से ठाणे के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई। रेल यात्रा का प्रारंभ ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया। डलहौजी से पूर्व सार्वजनिक निर्माण का कार्य एक सैनिक बोर्ड पर था। इसके कार्यकाल में पहली बार एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया। डलहौजी ने तोपखाने का मुख्यालय कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया। धोंदो केशव कर्वे ने 1899 ईस्वी में पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 1842 ईस्वी के मध्य हुआ था। इस दौरान भारत के गवर्नर जनरल ऑकलैंड थे। लॉर्ड लिटन के समय द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 1880 के बीच हुआ था। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो 1869 से 72 ईस्वी के काल में 1872 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी, किंतु लॉर्ड रिपन के काल में नियमित जनगणना 1881 में शुरू हुई। मतलब कि जो जनगणना है वो लॉर्ड मेयो के समय शुरू हुई थी और रिपन के द्वारा वो कंटिन्यूअस हुई थी, नियमित हुई थी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 ईस्वी में लॉर्ड रिटन के काल में पारित किया गया। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। किस अधिनियम को? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को मुंह बंद करने वाला अधिनियम एक्ट भी कहा जाता है। S.N. बनर्जी ने इसे आकाश से वज्रपात कहा है। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 ईस्वी के तहत 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्रियों में काम करने पर रोक एवं 7 से 12 वर्ष के बच्चों की कार्यावधि प्रतिदिन 9 घंटे तथा महीने में 4 दिन की छुट्टी का प्राविधान किया। चार्ल्स मेटकाफ ने प्रेस पर से प्रतिबंध हटाया, इसलिए उसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी प्रयास 1784 ईस्वी में कलकत्ता में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ प्रारंभ हुए। गोपाल कृष्ण गोखले ने करजन के प्रशासन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से की थी। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के समय भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किया गया। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी कब ट्रांसफ़र हुई थी? वायसराय लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के समय। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने वर्ष 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी को भारत बुलाया तथा दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया, जिसे दिल्ली दरबार तृतीय के नाम से जानते हैं। जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना 1838 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। इसके संस्थापक द्वारिकानाथ टैगोर एवं उनके सहयोगी जमींदार थे। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में M.G. राणा डे तथा G.V. जोशी द्वारा की गई थी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में M.G. राणा डे तथा G.V. जोशी द्वारा की गई थी। 26 जुलाई 1876 ईस्वी को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1851 में कलकत्ता में हुई। इसके संस्थापक सदस्य राजेंद्र लाल मिश्र, राधाकांत देव अध्यक्ष थे, हरीशचंद्र मुखर्जी, देवनाथ टैगोर महासचिव आदि थे। बॉम्बे प्रेसिडेंट एसोसिएशन की स्थापना 1885 ईस्वी में बम्बई में हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य फिरोज शाह मेथा, बदरुद्दीन तैयब जी के.टी. तैलंग आदि थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम द्वारा की गई।
इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कथन हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइज। जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। नोट, इंकलाब शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मोहम्मद इकबाल ने किया था। वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल। दिल्ली चलो, जय हिंद, सुभाष चंद्र बोस। पूर्ण स्वराज, जवाहरलाल नेहरू। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, श्यामलाल गुप्ता। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। साइमन कमीशन, वापस जाओ, लाला लाजपत राय। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, राम प्रसाद बिस्मिल। सत्यमेव जयते, मुंडुक उपनिषद, हे राम, महात्मा गांधी। वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी। जनगण मन, रविन्द्रनाथ टैगोर। आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान, जय विज्ञान, अटल बिहारी वाजपेयी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी WC बनर्जी ने की थी तथा इसके प्रथम महासचिव स्वयं A.O. ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन कार्यकाल 1884 से 1888 ईस्वी में था। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस का यह कहकर मजाक उड़ाया था कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव बदरुद्दीन तैयब जी को प्राप्त है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 से 30 दिसंबर 1887 को मद्रास में संपन्न हुए तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूलेट था। कांग्रेस के लिए सर्वप्रथम समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 ईस्वी में लंदन में विलियम्स डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने वर्ष 1916 ईस्वी में लखनऊ में अधिवेशन किया। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ, जो कांग्रेस लीग योजना तथा लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग का समझौता, जो कि 1916 में हुआ। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कहा था। 1900 ईस्वी में करजन ने कहा था, कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है। मेरा सबसे बड़ा मकसद भी यही है कि मेरे भारत प्रवास के दौरान ही इस पार्टी का अंत हो जाए। ये कहा था लॉर्ड कर्जन ने। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था। लॉर्ड विलिंगटन ने कांग्रेस के 30वें अधिवेशन में भाग लिया था। इस दौरान वह बम्बई का गवर्नर था। यह अधिवेशन बम्बई में वर्ष 1915 ईस्वी में आयोजित किया गया। महात्मा गांधी ने केवल एक बार वर्ष 1924 ईस्वी के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सरोजिनी नायडू 1879 से 1949 ईस्वी तक प्रख्यात कवित्री और राष्ट्रवादी नेत्री रही। वर्ष 1925 ईस्वी में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में वे कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। वर्ष 1947 से 1949 में सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही। वर्ष 1940 से 1946 तक अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस अध्यक्ष रहे। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित और संगीतबद्ध जनगण मन के हिंदी संस्करण के संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। जनगण मन सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रीय गान का सर्वप्रथम प्रकाशन वर्ष 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत विधाता नामक शीर्षक में हुआ था। राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद वर्ष 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया नाम से प्रकाशित
किया गया है। इसे लगभग 52 सेकंड में गाया जाता है। बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 1919 में भाग लिया था। वर्ष 1907 ईस्वी में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरमपंथी और गरमपंथी दो अलग अलग गुटों में विभक्त हो गई थी। कांग्रेस के नरम दल के प्रमुख नेता गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता एवं दादाभाई नौरोजी थे। उग्रवादी विचारधारा के चार प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष थे। तिलक ने कहा था, हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक तथा बिपिन चंद्र पाल को लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। लाला लाजपत राय ने इटली के क्रांतिकारी राष्ट्रपिता मैज़नी के जीवन वृत्त को पढ़ने के बाद उन्हें अपना राजनैतिक गुरु माना था। वल्लभ भाई पटेल को भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। सर वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा। तिलक, बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जन्मदाता कहा गया है। तिलक ने महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव तथा गणपति पर्व आरंभ किया ताकि जनता में राष्ट्र सेवा की भावना जगी रहे। बाल गंगाधर तिलक की 1 अगस्त 1920 को मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी को महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलुई ने उठाया था। वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला ही वर्ष 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हुई। मित्र मेला अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। जतिन नाथ मुखर्जी 1879 से 1915 ईस्वी में बंगाल के क्रांतिकारी नेता थे। अनुशीलन समिति की स्थापना मूलतः प्रमथ मित्रा, पी मित्रा और पुलिन दास द्वारा की गई थी। जून 1897 ईस्वी में चापेकर बंधुओं ने पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रेड और लेफ्टिनेंट आर्यस्ट की हत्या कर दी थी। देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 ईस्वी में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया। यह घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुई। वर्ष 1928 ईस्वी में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना हुई। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के 2 सदस्यों भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। चटगांव शस्त्रागार धावे को मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्यसेन आयोजित किया गया था। सूर्यसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी IRA की स्थापना की। लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गिरफ्तार जतिन दास ने जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल की। 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद 13 सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया था। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष का पद त्याग देने के बाद 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष का पद त्याग कर 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की। दिसंबर 1931 में बंगाल की 2 स्कूली छात्राओं शांति घोष और सुनीति चौधरी ने एक जिलाधिकारी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। फरवरी 1932 ईस्वी में बीना दास ने दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करने के समय बहुत नज़दीक से गवर्नर पर गोली चलाई। भगत सिंह ने कहा था, आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं। फरवरी 1905 ईस्वी में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, जिसे इंडियन हाउस के नाम से भी जाना जाता है। गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 को पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से की गई थी। गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थित है। गदर पार्टी की स्थापना लाला लाजपत राय ने की थी। राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी
बरकुतला से के साथ प्रथम महायुद्ध के दौरान वर्ष 1915 में काबुल अफगानिस्तान में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया। वर्ष 1907 ईस्वी में भिकाजी रुस्तम कामा स्टुटगार्ट जर्मनी की अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया, जहां इन्होंने प्रथम भारतीय राष्ट्रीय झंडे को फहराया, जिसकी डिज़ाइन इन्होंने स्वयं वीडी सावरकर एवं श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथ मिलकर संयुक्त रूप से तैयार किया था। भिकाजी रुस्तम कामा भारत क्रांति की मां के रूप में विख्यात हैं। कामा गाटामारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था, जिसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के गुरदीप सिंह ने किराए पर लेकर उस पर 376 यात्रियों को बैठाकर कनाडा के बंदरगाह में वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया। ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की। बंगाल विभाजन 20 जुलाई 1905 ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। इस दिन पूरे बंगाल को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 ईस्वी के काल में वर्ष 1905 में किया गया था। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण बंगाल विभाजन था। स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन एकत्र करने के उद्देश्य से अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव संबित की स्थापना की। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन ने स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में अवनींद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1907 ईस्वी में अपने बड़े भाई गगनेंद्र नाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की। दादा भाई नौरोजी को लोग श्रद्धा से भारत के वयोवृद्ध नेता भी कहते हैं। 1892 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से फिन्सबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए। दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए। दादा भाई नौरोजी ने एक गुजराती पत्रिका रफ्त गोफ्तर की शुरुआत 1851 ईस्वी में की थी। वर्ष 1907 ईस्वी में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में तथा वर्ष 1908 में अमृतसर में हुआ था। वर्ष 1908 ईस्वी में लंदन में मुस्लिम लीग की एक शाखा सैयद आमिर अली ने स्थापित की। वर्ष 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के साथ लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया तथा जॉन मार्ले को भारत सचिव नियुक्त किया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार का सबसे बड़ा दोष सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना था। गांधी ने कहा था, मार्लो मिंटो सुधार 1909 के इंडियन काउंसिलिंग एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया है। वर्ष 1916 से 1922 तक का काल इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मैत्तक्य का काल था। अप्रैल 1916 में तिलक ने एवं सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने अपनी होम रूल लीग की स्थापना की। बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया तथा तिलक ने मराठा और केसरी के माध्यम से अपनी अपनी लीग का प्रचार किया। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा तथा सचिव NC केलकर थे। एनी बेसेंट द्वारा स्थापित लीग के सचिव जॉर्ज अरुरेंडल थे। मोहनदास करमचंद्र गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुई थी। महात्मा गांधी का अल्पायु 13 वर्ष में ही कस्तूरबा के साथ विवाह हुआ। करमचंद गांधी पोरबंदर, बंकानेर एवं राजकोट राज्यों के दीवान थे। ये गांधी जी के पिता थे। इनका उपनाम कबा गांधी था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1894 ईस्वी में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। अपने सहयोगियों की सहायता से गांधी जी ने टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की और वहीं रहने लगे। महात्मा गांधी ने फिनिक्स, डरबन, दक्षिण अफ्रीका में वर्ष 1904 ईस्वी में एक आश्रम स्थापित किया। सत्य तथा अहिंसा गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत थे। गांधी जी ने लुई फिशर से स्वयं कहा, मैं सच्चा समाजवादी हूँ। मेरे समाजवाद का अर्थ है सर्वोदय। गांधी जी के समाजवाद में मार्क्सवाद की भी झलक मिलती है। गांधी जी के सत्याग्रह सिद्धांत में
ग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं बल्कि उसके हृदय परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बनाना है। गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में 1893 ईस्वी में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका डरबन चले गए थे। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम वर्ष 1901 ईस्वी में आयोजित कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। महात्मा गांधी ने वर्ष 1915 ईस्वी में अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों को नष्ट करने को राष्ट्र के आत्मसम्मान से जोड़ते हुए कहा, विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। धर्मनिरपेक्ष लेखकों में गांधीवादी विचारधारा को थ्योडोर रस्किन और टॉलस्टॉय ने सबसे अधिक प्रभावित किया। गांधी जी ने थ्योडोर से सविनय अवज्ञा और करबंदी की प्रेरणा पाई। गांधी जी ने जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया। गांधी जी कहते थे, हरिजन सेवा मेरा जीवन श्वास है, इसके बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता। वर्ष 1917 और 18 में गांधी जी 3 संघर्षों चंपारण आंदोलन बिहार, अहमदाबाद और खेड़ा दोनों गुजरात में का हिस्सा लिया। चंपारण और खेड़ा आंदोलन किसानों का आंदोलन था, जबकि अहमदाबाद का आंदोलन औद्योगिक मजदूरों का आंदोलन था। एन.जी. रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही इन्हें महात्मा की उपाधि दी। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा। नोवा खाली काल में प्यारे लाल महात्मा गांधी के सचिव थे। उनकी बहन डॉक्टर सुशीला नैयर गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक थे। चार्ल्स एंड्रूज दीनबंधु एंड्रूज सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में प्राध्यापक थे। एंड्रूज वर्ष 1925 और 1927 ईस्वी में ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी थे। गांधी जी ने वर्ष 1903 में जोहान्सबर्ग में अपनी लॉ फर्म स्थापित की, जहां वे एक वर्ष 1910 तक रहे। बिहार में हुए चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था। फरवरी 1918 ईस्वी में इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र तथा मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से यूपी किसान सभा की स्थापना हुई। वर्ष 1920 में बाबा रामचंद्र के प्रयासों से प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन हुआ। सहजानंद सरस्वती बिहार प्रांतीय किसान सभा के अध्यक्ष थे। वर्ष 1936 ईस्वी में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बाद में बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद को महासचिव एन.जी. रंगा को बनाया गया। सितंबर 1946 ईस्वी में बंगाल की प्रांतीय किसान सभा द्वारा तिभागा आंदोलन प्रारंभ किया गया। वी.पी. वाडिया के नेतृत्व में वर्ष 1918 ईस्वी में स्थापित मद्रास मजदूर संघ भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संघ संगठन था। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने की थी। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एम जोशी द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को बम्बई में की गई थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे तथा उपाध्यक्ष जोसेफ बेपस्टा एवं महामंत्री दीवान चमन लाल बजाज थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम विभाजन वर्ष 1929 में नागपुर अधिवेशन में हुआ। इस समय जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना मार्च 1919 में व्लादिमीर इलाइच लेनिन और रूसी पार्टी बोल्शेविक द्वारा की गई थी। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय वर्ष 1926 से 1939 तक माना जाता है। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना एम.एन. राय ने की। न्यायाधीश सिडनी रैलोड के सुझावों पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। रॉलेट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमे चलाए जेल में बंद कर सकती थी। इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून कहा गया। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 के कार्यकाल में वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि लौटा दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने
वायसराय के कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। जनरल डायर ने को उसके अपराध के लिए नौकरी से हटना पड़ा, किंतु ब्रितानी अखबारों ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक एवं ब्रितानी लॉर्ड सभा ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा। सरकार ने जनरल डायर की सेवाओं के लिए उसे मान की तलवार की उपाधि दी। मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने जलियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के गवर्नर रहे सर माइकल को डायर की लंदन में हत्या कर दी। इसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर मृत्युदंड दिया गया। जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य महात्मा गांधी को सौंपा गया। जलियांवाला बाग नरसंहार को मांटेग्यू ने निवारक हत्या की संज्ञा दी। दीनबंधु C.F. एंड्रूज ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय मुख्यतः अली बंधुओं शौकत अली एवं मोहम्मद अली को दिया जाता है। दिल्ली में 23 नवंबर 1919 को होने वाली खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी को प्रदान की गई। हाकिम अजमल खां ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्के की पदवी त्याग दी थी। मोहम्मद अली जिन्ना जब वे राष्ट्रवादी थे, खिलाफत आंदोलन को देश की स्वतंत्रता के आंदोलन से जोड़ने के विरोधी थे। सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। सितंबर 1920 में कलकत्ता में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया, जिसका C.R. दास ने विरोध किया था। नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में असहयोग प्रस्ताव C.R. दास ने प्रस्तावित किया था। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया। असहयोग आंदोलन के दौरान ही मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद न्यायालय का बहिष्कार करके आंदोलन में कूद पड़े। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर ही स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया। जिस समय गांधी जी भारत आए 1915, उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उन्होंने सरकार के युद्ध प्रयासों में मदद की, जिसके लिए सरकार ने उन्हें कैसरे हिंद के सम्मान से सम्मानित किया, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया। जमुना लाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि 4 फरवरी 1922 है। चौरी चौरा कांड से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 12 फरवरी 1922 को बारदौली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। असहयोग आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने को अविवेकी या निष्ठुर बर्बादी कहा था। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के दौरान काशी विद्यापीठ बनारस में वर्ष 1921 में, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में वर्ष 1920 में तथा जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ में वर्ष 1920 में, जो बाद में दिल्ली ले जाया गया, स्थापित हुए। C.R. दास इस दौरान के कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया और जनवरी 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। C.R. दास स्वराज पार्टी के अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। वर्ष 1925 में विट्ठल भाई पटेल का सेंट्रल लेजिस्लेटिव केंद्रीय विधानमंडल असेंबली का अध्यक्ष चुना जाना स्वराजियों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता था। चित्तरंजन दास ने इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई करने के बाद स्वदेश आकर बैरिस्टर हो गए तथा वकील के रूप में इनकी सबसे बड़ी सफलता अलीपुर बमकांड केस में अरविंद घोष का बचाव करना था। चित्तरंजन दास ने कहा, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय मदन मोहन मालवीय तथा मोतीलाल नेहरू ने लिया था। जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित साइमन आयोग ने कुल 7 सदस्य थे। चूंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे तथा कोई भी भारतीय इसका सदस्य नहीं था, इसलिए भारतीयों ने इसे श्वेत कमीशन कहकर इसका बहिष्कार एवं विरोध किया। साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन उदारवादी दल के सदस्य थे, जबकि भारत की स्वतंत्रता 1947 के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली इस कमीशन के श्रमिक के सदस्य के रूप में शामिल थे। लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते समय पुलिस ने
लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए। साइमन कमीशन 1927 के प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट 1928 तैयार की गई थी। नेहरू रिपोर्ट 1928 में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेट्स अधिराज्य का दर्जा प्राप्त था की बात ही कही गई थी। वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर किया था। वर्ष 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष CR दास चुने गए थे, किंतु उनके जेल में होने के कारण हाकिम अजमल खान ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस कार्यसमिति द्वारा 2 जनवरी 1930 की अपनी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा तथा 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू किया। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम अहमदाबाद से 78 चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया और इस प्रकार कानून तोड़कर उन्हें औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस मार्च से की थी। तमिलनाडु में गांधीवादी नेता श्री राजगोपालाचारी ने त्रिचनापल्ली से वेदारण्यम तक की नमक यात्रा की। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे से पूर्व महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर यरवदा जेल भेज दिया गया। उनके स्थान पर अब्बास तैयब जी आंदोलन के नेता हुए। अब्बास तैयब जी की भी गिरफ्तारी के बाद श्रीमती सरोजनी नायडू ने 21 मई 1930 को धरसना नमक गोदाम पर धावे का नेतृत्व किया था। इस लोमहर्षक घटना का विवरण अमेरिकी पत्रकार वेद मिलर ने प्रस्तुत किया है। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत ने खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नमक स्वयंसेवक संगठन स्थापित किया गया था। इन्हें लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पेशावर में गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर की जनजातियों ने भी सक्रिय भागीदारी दिखाई। यहाँ पर आंदोलन का नेतृत्व हैपो जदो नाग तथा उनके पश्चात नगा जनजाति की महिला गैंडी नेल्लू ने किया था। इसे जिया तरंग आंदोलन कहा जाता है। अक्टूबर 1934 में गांधी जी ने अपना पूरा समय हरिजनोत्थान में लगाने के लिए सक्रिय राजनीति से स्वयं को हटाने का निश्चय कर लिया। सितंबर 1932 ईस्वी में गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की तथा हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। 1932 में गांधी इरविन समझौते के परिप्रेक्ष्य में सरोजनी नायडू ने गांधी जी और इरविन को 2 महात्मा की संज्ञा दी। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। इरविन के जीवनीकार एलन कैंपबेल ने जॉनसन ने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभों को संतावना पुरस्कार कहा था। 10 जून तथा 24 जून 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। राजनीतिक संगठनों में कमीशन की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया गया। नवंबर 1930 ईस्वी में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया था। इस सम्मेलन में 89 भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, किंतु कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व केटी पाल ने किया था। केटी पाल ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन का प्रतिनिधित्व किया था। गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया तथा इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। 7 सितंबर 1931 ईस्वी से
1 दिसंबर 1931 तक चले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधित्व के रूप में हिस्सा लिया। इसके अलावा सरोजिनी नायडू तथा मदन मोहन मालवीय ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। गांधी जी एस राजपुताना नामक जलपोत से लंदन पहुंचे तथा वे लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, B.R. अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले पहले भारतीय थे। लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। गांधी इरविन समझौते, दिल्ली समझौते को मंजूरी देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 26 से 31 मार्च 1931 को कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था। कराची अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी। कराची अधिवेशन में कुछ लोगों के विरोध करने पर गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। यह पहला अवसर था जब पूर्ण स्वराज को कांग्रेस द्वारा परिभाषित किया गया। वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रारूपित किया तथा M.N. राय ने इसमें सहयोग की भूमिका निभाई। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना। 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने अपने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की, जिसे सांप्रदायिक पंचाट कम्युनल अवार्ड कहा गया। गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में रहते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध प्रारंभ किया। 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हस्ताक्षरित हुआ। दलित वर्ग की ओर से डॉक्टर अंबेडकर ने या हिंदू जाति की ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय ने पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए। सांप्रदायिक अवार्ड में प्रांतीय विधानमंडल में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 थी, जिसे पूना पैक्ट में बढ़ाकर 148, मद्रास में 30, सिंध सहित बम्बई 15, पंजाब 8, बिहार और उड़ीसा 18, मध्य प्रदेश 20, असम 7, बंगाल 30 एवं संयुक्त प्रांत 20 कर दिया गया। दलित वर्गों का संघ की स्थापना बाबू जगजीवन राम ने की थी। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना B.R. अम्बेडकर ने वर्ष 1942 में की थी तथा ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना 1926 में M.C. राजा की अध्यक्षता में हुई थी। 14 अगस्त 1931 को बम्बई में महात्मा गांधी से वार्ता के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, इतिहास बताता है कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं उठाते। जयप्रकाश नारायण के लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को। वर्ष 1935 के भारतीय सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव हुए, जिनमें कांग्रेस ने अपने प्रतिद्वंदी दलों का सफाया करते हुए 5 प्रांतों मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत तथा उड़ीसा में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। वर्ष 1935 के अधिनियम के उपरांत वर्ष 1937 में हुए चुनावों में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल 28 माह था। कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र देने की खुशी में जिन्ना द्वारा भारत के सभी मुसलमानों से 22 दिसंबर दिन शुक्रवार 1939 के दिन मुक्ति दिवस मनाने का आह्वान किया था। वर्ष 1948 के कांग्रेस के हरिपुरा गुजरात अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष निर्विरोध बने थे। वर्ष 1939 के त्रिपुरी मध्य प्रदेश अधिवेशन में वे गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीता रमैया को पराजित कर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के दूसरी बार अध्यक्ष बने, परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से मतभेद के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वर्ष 1939 में त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र देने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। बटलर समिति का गठन वर्ष 1927 ईस्वी में किया गया। इसे भारतीय रियासत समिति भी कहते हैं। बटलर समिति को भारतीय रियासत समिति भी कहते हैं। इसका गठन 1927 को हुआ था। दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। ब्रिटिश भारत तथा रजवाड़ों के राजनीतिक संघर्षों के साझे राष्ट्रीय लक्ष्यों को सामने रखने के लिए जवाहरलाल नेहरू को वर्ष 1939 में भारत प्रजा मंडल ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस का
का अध्यक्ष चुना गया। भारतीय संघ में अधिकांश रजवाड़ों का विलय 1947 ईस्वी में हुआ। 15 अगस्त 1947 तक सिवाय जूनागढ़, जम्मू एवं कश्मीर तथा हैदराबाद को छोड़कर सभी रजवाड़े भारत में शामिल हो गए। वर्ष 1948 के अंत तक इन तीनों रियासतों को भी इसके लिए बाध्य होना पड़ा। 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय के लिए हस्ताक्षर पत्र प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंपे। जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री नियुक्त करवाया तथा भारतीय सेना ने 27 अक्टूबर 1947 से पाकिस्तान के कबायली आक्रांताओं को भगाना आरंभ किया। यथावत स्टैंड स्टिल समझौता 29 नवंबर 1947 को हैदराबाद रियासत एवं डोमिनियन ऑफ इंडिया के मध्य हस्ताक्षरित हुआ। लॉर्ड लिथिको ने 17 अक्टूबर 1939 को भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त घोषित कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण के साथ प्रारंभ हुआ, जो कि 6 वर्षों बाद जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराए जाने के बाद अगस्त 1945 में समाप्त हुआ। विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र चौधरी रहमत अली ने वर्ष 1933 में पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नाउ और नेवर वी टू लिव और पेरिस फॉर एवर नाम से वितरित अपने पैम्फलेट में किया था। 22 से 24 मार्च 1940 तक मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। लाहौर अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पृष्ठ 352 पर उल्लेख किया कि मोहम्मद इकबाल ने उनसे मुलाकात के दौरान कहा था कि आप नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं, जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को हुई। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किया था। विनोबा भावे द्वारा गांधी जी के आदर्शों के प्रचार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की गई थी। सर्वोदय समाज विनोबा भावे। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को उत्तर तिथि चेक की संज्ञा दी। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आजाद थे। वर्धा में 14 जुलाई 1942 को हुई कांग्रेस की समिति की बैठक में भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव पास किया गया। इसकी अध्यक्षता तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद ने ही की थी। 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव भारत छोड़ो की पुष्टि हुई। कुछ संशोधनों के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया, जिसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया था। इस प्रस्ताव का आलेख स्वयं महात्मा गांधी ने नेहरू और आज़ाद से सहयोग से बनाया था। हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एवं मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ। आंदोलन आरंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी तथा अन्य चोटी के कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार कर सरोजनी नायडू सहित पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय भारत का प्रधान सेनापति लॉर्ड वेवेल था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई के विभिन्न भागों से कांग्रेस का गुप्त रेडियो प्रसारित किया जाता था, जिसे मद्रास तक सुना जा सकता था। राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से इस रेडियो पर प्रसारण करते थे। उषा मेहता कांग्रेस के भूमिगत रेडियो का संचालन करने वाले छोटे से दल की महत्वपूर्ण सदस्य थे। महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर महात्मा गांधी के जीवनीकार ने उनके साथ थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग के सेंट्रल जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान बम्बई में कांग्रेस सम्मेलन को संबोधित करते हुए गांधी जी ने जो भाषण दिए उसके बारे में
टाभी सीतारमैया ने कहा कि वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार एवं पैगंबर की प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे। भारत छोड़ो आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी कि देश के कई स्थानों पर समांतर सरकार की स्थापना। बलिया अगस्त 1942 में चित्तू पांडे के नेतृत्व में तामलुक मिदनापुर बंगाल दिसंबर 1942 से सितंबर 1944 तक यहाँ की जाति सरकार ने तूफानों पीड़ितों की सहायता के लिए कार्यारंभ प्रारंभ किया। सतारा महाराष्ट्र 1943 के मध्य से 1945 तक यह सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी। यहाँ पर प्रति सरकार के नाम से समांतर सरकार स्थापित की गई। इसके प्रमुख नेता YV चौहान व नाना पाटिल थे। बीमारी के आधार पर गांधी जी को 6 मई 1944 को रिहा कर दिया गया। विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी की रिहाई के संबंध में कहा है, जब हम हर जगह जीत रहे हैं तो ऐसे वक्त में हम एक कमबख्त बुढ़े के सामने कैसे झुक जाते हैं जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा है। भारत छोड़ो तथा करो या मरो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस को वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने के बाद गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन में देश नायक की उपाधि से सम्मानित किया गया था। महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा था। गांधी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना मूलतः कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीज़न का औपचारिक गठन सितंबर 1942 में हुआ और कैप्टन मोहन सिंह इसके प्रथम सेनापति बने। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया। आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया। कांग्रेस ने आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया, जिसमें भूला भाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर स्प्रू, कैलाश नाथ काटजी, अरुणा आसफ अली और जवाहरलाल नेहरू प्रमुख वकील थे। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया। इसकी अध्यक्षता भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। इसके अध्यक्ष भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे तथा अन्य 2 सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड तथा AV अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। कैबिनेट मिशन ने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को सुझाया। कैबिनेट मिशन 1946 ने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पुनर्गठन कर अंतरिम सरकार के गठन का सुझाव दिया, जिसमें वार मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय सदस्यों द्वारा धारण किए जाने थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 24 अगस्त 1946 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा तथा 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हुआ, जिसमें प्रारंभ में मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थी। वर्ष 1946 की अंतरिम सरकार में आसफ अली को रेल और परिवहन विभाग सौंपा गया था। लियाकत अली सहित लीग के 5 सदस्यों को 26 अक्टूबर 1946 को सरकार में मंत्री बनाया गया, जिसके कारण 3 कांग्रेसी सदस्यों सैयद अली जाहिर, शरद चंद्र बोस तथा सर सफ़ात अहमद खां को हटना पड़ा। 16 अगस्त 1946 की तिथि मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस हेतु निश्चित की गई थी। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ। इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक दिल्ली में हुई, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। ब्रिटिश युग में JV मावलकर वर्ष 1946 से 14 अगस्त 1947 तक केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष रहे एवं भारत के स्वतंत्र होने के बाद लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में वर्ष 1952 से 56 तक रहे। JV मावलंकर वर्ष 1937 से 1946 के दौरान बम्बई प्रांत की लेजिस्लेटिव असेंबली के भी अध्यक्ष रहे। भारत की स्वतंत्रता के समय क्लीमेंट R. इटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इटली 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि अंग्रेज जून 1948 के पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ देंगे। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के अनुरूप ब्रिटिश संसद द्वारा जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस डे एक्ट पारित किया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान नामक दो डोमिनियनों की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तिथि निश्चित की गई। गांधी जी का यह सुझाव था कि अंतरिम सरकार पूर्ण रूप से यह लीग के नेता जिन्ना के हाथों सौंप दी जाए, जिससे भारत में सांप्रदायिक दंगे को रोका जा सके। 15 जून 1947 को जिस समय कांग्रेस महासमिति ने दिल्ली में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी थे। 14 से 15 जून 1947 को संपन्न अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में खान अब्दुल गफ्फार खां, सीमांत गांधी जिनको कहा जाता है, ने मतदान किया था। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने वर्ष 1947 में कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में जन गण मन तथा इकबाल का गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा MS सुब्बालक्ष्मी ने गाया। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 48 और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1948 से 1950 तक रहे। सी राजगोपालाचारी वर्ष 1948 से 50 के दौरान स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री BR अम्बेडकर थे। R कोपलैंड ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है, भारतीय राष्ट्रवाद तो अंग्रेजी राज की ही संतति थी। ब्रिटिश राज में भारत के एकीकरण पर के एम पणिक्कर ने कहा, ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन को दूर करने के लिए 1773 ईस्वी को रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वप्रथम कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई। उच्चतम न्यायालय 1774 ईस्वी में गठित किया गया और एलिजा एम्पो इसके मुख्य न्यायाधीश तथा चैम्बर्स लिमेस्टर एवं हाइड अन्य न्यायाधीश नियुक्त हुए। 1786 के अधिनियम के अनुसार विशेष अवस्था में गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने तथा अपने निर्णयों को लागू करने का अधिकार भी दे दिया गया। कॉर्नवालिस जिला कलेक्टरों को अधिक शक्तिशाली नहीं बनने देना चाहता था, अतः उसने शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को चाय एवं चीनी के साथ व्यापार के अतिरिक्त 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा समाप्त किया गया था। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपये वार्षिक खर्च करने का प्राविधान किया गया था। चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी द्वारा कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिए गए तथा उसे भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। 1833 के अधिनियम द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल अब समूचे भारत का गवर्नर जनरल बन गया था। 1833 के अधिनियम द्वारा कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य चौथे सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया। 1858 के भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 द्वारा भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर ब्रिटिश राजमुकुट को सौंप दिया गया। इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1861 के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कर दी गई। ये अध्यादेश आधिकारिक 6 माह तक लागू रह सकते थे। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा कानून बनाने के लिए वायसराय की कार्य परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति से उसका विस्तार किया गया। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालयों की स्थापना ब्रिटिश संसद द्वारा पारित 1861 के भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत 1862 ईस्वी में की गई थी।
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की संस्तुति के आधार पर ही वर्ष 1922 से सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ आयोजित की जाने लगी। भारत में प्रांतों में दैध शासन का प्रारंभ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों 1919 से प्रारंभ किया गया, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। वर्ष 1926 में भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 1935 ईस्वी के अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग के स्थान पर संघीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। वर्ष 1937 से संघीय लोक सेवा आयोग ने ब्रिटिश लोक सेवा आयोग से स्वतंत्र परीक्षा आयोजित कराना प्रारंभ किया। वर्ष 1950 में संविधान के लागू होने के बाद संघीय लोक सेवा आयोग FPSC का नाम बदलकर संघ लोक सेवा आयोग UPSC कर दिया गया। 1935 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में दैध शासन समाप्त कर प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई एवं केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के अधिनियम पर आधारित है। 1935 के अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने लखनऊ अधिवेशन 1936 में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार कर दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार या दास्ता का आज्ञापत्र बताते हुए उसकी कठोर आलोचना की थी। अमार सोनार बांग्ला गीत की रचना वर्ष 1905 में बंग भंग आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। भारत भारती के लेखक हिंदी के प्रसिद्ध कवि तथा राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित मैथिली शरण गुप्त हैं। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं पंचवटी, साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध आदि है। पत्र पत्रिका, पुस्तकें और उसके लेखक महात्मा गांधी, हिंद स्वराज, एनी बेसेंट, न्यू इंडिया, बाल गंगाधर तिलक, केसरी, अबुल कलाम आज़ाद, इंडिया विंस फ्रीडम, जवाहरलाल नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ, सुभाष चंद्र बोस, द इंडियन स्ट्रगल, लाला लाजपत राय, अनहैप्पी इंडिया, जयप्रकाश नारायण, टूवर्ड्स स्ट्रगल, विंग टोए, स्प्रिंग टाइगर, फिलिप्स टालबॉट, अमेरिकन विटनेस टू इंडिया पार्टीशंस, राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड, रफ़ीक जकारिया, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, धर्मवीर भारती, अंधा युग, SN बनर्जी, नेशन इन मेकिंग, महात्मा गांधी, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, अबुल कलाम आज़ाद, अल हिलाल, जयशंकर, कामायनी, महात्मा गांधी, यंग इंडिया, लाला लाजपत राय, ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स, दुर्गादास, इंडियन फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, सुनील गावस्कर, रन्स एंड रूइंस, कैथरीन मेयो, मदर इंडिया, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, द नेशन इन मेकिंग, इंदिरा गांधी, इटर्नल इंडिया, BS मिन्हास, प्लानिंग एंड द पुअर। 19वीं शताब्दी में उड़ीसा अकाल 1866 से 67 ने भीषण रूप धारण किया। इस अकाल को प्रकोद का समुद्र, सी ऑफ कैलिमिटी कहा गया। जीवी मावलंकर, जो 1946 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष बने, ऐसे प्रथम अध्यक्ष थे जिन्होंने औपचारिक विग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी महात्मा गांधी ने कहा था। जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था, के समय महात्मा गांधी ने कहा था, आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता के पश्चात यह कहा था कि प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है, परंतु कृषि नहीं। जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार फ्रैंक मोरिस थे। लॉर्ड माउंटबेटन 1947-48 ने भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को उत्तरदायी ठहराया। अगस्त 1923 में संपन्न बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई। डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया प्रमुख राष्ट्रवादी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार थे। वर्ष 1929 के मध्य भारतीय सरकार के भारतीय श्रम पर एक राजकीय आयोग की नियुक्ति की घोषणा की। JH वेंटले इसके अध्यक्ष हुए। बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष 1943 है। शीत युद्ध काल में विश्व स्तर पर शांति और पारस्परिक सहयोग की स्थापना करने के लिए भारत के प्रथम
प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा गुट निरपेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 1858 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। अबुल कलाम आज़ाद देवबंद से संबंधित थे। उन्होंने अल नववाह का प्रकाशन किया। भारत में सर्वप्रथम केरल में वर्ष 1957 में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। भारत के आर्थिक विकास के लिए गांधी जी ने लघु तथा कुटीर उद्योगों के विकास पर बल दिया। वहीं नेहरू भारी औद्योगिकरण के पक्षपोषक थे। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटिश प्रधानमंत्री बने क्लेमेंट एटली ने कहा था, डोडो एक विलुप्त पक्षी की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में फ्रांस में हुई। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु चौथी पदावधि 1947 1952 से 1957 1957 से 1962 1962 से 1964 के दौरान 27 मई 1964 को हुई। जवाहरलाल नेहरू संसद सदस्य के रूप में इलाहाबाद अब प्रयागराज के फूलपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। वर्ष 1999 में कारगिल विवाद के दौरान भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध सफल सैन्य कार्रवाई की थी, जिसे ऑपरेशन विजय की संज्ञा दी गई। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की स्मृति में प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को कृषक दिवस मनाया जाता है। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस कलकत्ता वर्तमान कोलकाता में 27 दिसंबर 1928 को संपन्न हुई थी। इस कांग्रेस की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अलीपुर सेंट्रल जेल कोलकाता में स्थित है। इसकी स्थापना 1910 में की गई थी। हैदराबाद रियासत में सैनिक कार्रवाई के दौरान ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। पश्चिम बंगाल राज्य का सचिवालय भवन राइट्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर है। मदर टेरेसा का जन्म अल्बानिया में वर्ष 1910 में हुआ था और 18 वर्ष की आयु में इन्होंने एक मिशनरी सदस्यता ग्रहण कर ली थी। 5 सितंबर 1997 को मदर टेरेसा के मृत्यु के समय उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त थी। फतेह सिंह राठौड़ को टाइगर मैन के उपनाम से जाना जाता है। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री होने का गौरव श्री मावो भंडार नायके श्रीलंका को प्राप्त है। 10 डाउन स्ट्रीट ब्रिटिश प्रधानमंत्री के सरकारी आवास का नाम है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी अमेरिका प्रभावित पश्चिमी जर्मनी एवं रूस प्रभावित पूर्वी जर्मनी में विभाजित हो गया था, जो 40 वर्षों से अधिक समय के बाद 3 अक्टूबर 1990 को पुनः एकीकृत हुआ। चीन के लियांग प्रांत के निवासी साई लून ने 105 ईस्वी में कागज़ का निर्माण किया। कागज़ का निर्माण 105 ईस्वी में साई लून ने चीन में हुआ था। प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम: सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बापू महात्मा गांधी, वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, आंध्र केसरी टी प्रकाशम, बंग बंधु शेख मुर्जी बुरहान रहमान, देश बंधु चित्तरंजन दास, दीन बंधु CF एंड्रूज, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, महामना पंडित महामोहन मालवीय, विरोधाभासों का मिश्रण मोहम्मद बिन तुगलक, मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन बोनापार्ट, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अजातशत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चाचा जवाहरलाल नेहरू, शहीद आजम भगत सिंह, भारत कोकिला सरोजिनी नायडू, स्वर कोकिला लता मंगेशकर, उड़न परी PT उषा, निर्मल हृदय मदर टेरेसा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तोताए हिंद अमीर खुसरो, बापूजी जगजीवन राम, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर, हॉकी के जादूगर ध्यानचंद, फ्यूहर एडोल्फ हिटलर, भारत का शेक्सपियर महाकवि कालिदास, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना।